दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज के तहत हम आपका जो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसमें एमसीक्यू लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, इन सभी संबंधित जितने भी एमसीक्यू वाले प्रश्न होते हैं उनको लगा करके कवर किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका मौर्य काल। लेक्चर चालू करने के पहले आपको दो छोटी जानकारियां हैं, दो तीन। पहला कि हमारे इस चैनल पर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किया जा चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन उसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 4 का इथिक्स जो है उसमें दार्शनिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका मध्य प्रदेश का एमसीक्यू की क्लासेस हैं वो भी चलाई जा रही हैं, तो उसको भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चालू करते हैं आपका वीडियो मौर्य काल का एमसीक्यू। सबसे पहला प्रश्न आता है आपका कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और उनके पिता का नाम क्या था? चाणक्य, आचार्य चाणक्य, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली कौन थे? एक वेस्टर्न दार्शनिक थे, ठीक है। तो मैकियावेली की तुलना, मैकियावेली का एक क्या है ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रिंस, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कौटिल्य का एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो मैं हमारे यहाँ की जो अर्थशास्त्र है आचार्य कौटिल्य का, उसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के ग्रंथ द प्रिंस से, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी। तो अशोक के टोटल 100 भाई माने जाते हैं। माना जाता है कि अशोक के कितने भाई थे? 100 भाई थे। उनमें जो सबसे बड़ा भाई था वो कौन था? सुशीम। तो अशोक ने सिंहासनारोहण के पहले अपने भाई की हत्या की थी, ऐसा जातक कथाओं में प्रचलित है, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न। अच्छा, इसका तीसरा का ऑप्शन अशोक हो गया सही आपका। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो सम्राट अशोक की कई पत्नियां थी, जिसमें एक पत्नी तो क्या थी? मध्य प्रदेश से थी। उनकी एक पत्नी कहाँ से थी? मध्य प्रदेश के विदिशा से थी। और अन्य पत्नियों में तो एक जो थी कारुवाकी। कारुवाकी से क्या हुए थे सम्राट अशोक? अत्यधिक प्रभावित हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। ठीक है, तो अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, उसको अर्धमागधी लिपि में लिखने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? अर्धमागधी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? आपके तक्षशिला में भेजा था, ठीक है। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था, ठीक है। तो देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम था? अशोक का नाम था। ये कहाँ लिखा हुआ है? तुमैन अभिलेख में। कहाँ पे लिखा हुआ है? तुमैन अभिलेख में लिखा हुआ है अशोक का एक अन्य नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है, देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो इन चारों में ऑप्शन क्या क्या आपके? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश क्या हो गया आपका? उसमें हो गया ईसा पूर्व में हो गया, ठीक है। गुप्त वंश क्या हो गया आपका? तीसरी चौथी पाँचवीं ईस्वी में हो गया, ठीक है, शताब्दी में। कुषाण वंश क्या हो गया आपका? पहली शताब्दी में हो गया। और कण्व वंश क्या हो गया? गुप्त वंश के बाद आता है, ठीक है। तो इनमें सबसे पुराना क्या हो गया? जो ईसा पूर्व में है वो क्या है आपका? मौर्य वंश। अगला है कौटिल्य या चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे। तो कौटिल्य या चाणक्य किनके प्रधानमंत्री थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत आपको पता है कलिंग विजय के उपरांत क्या हुआ था? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उनने क्या कर लिया? अपना धर्म परिवर्तन कर लिया एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। उन्होंने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। ये चीज़ें सब कहाँ मेंशनड है? तो अशोक के 14th रॉक पिलर एडिक्ट में मेंशनड है, ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से क्या करी थी? मदद करी थी। तो देखो, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण
और चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में जो प्रमुख योगदान रहा तीनों कामों में, वो आचार्य चाणक्य का रहा, कौटिल्य का रहा, आचार्य विष्णुगुप्त का रहा। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो देखो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अशोक ने अपने हृदय परिवर्तन के पश्चात बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अपना जीवन आगे क्या दिया, एक तरीके से उसी को समर्पित कर दिया। और उस हेतु उसने बहुत सारे काम किए। उनमें से एक काम था अलग अलग जगहों पर स्तूपों का निर्माण करवाना। उनमें से एक स्तूप का निर्माण उसने कहाँ करवाया, हमारे सांची में करवाया। तो ये जो स्तूप वगैरह है वो सभी किससे संबंधित हैं, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। इस चीज़ को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, उसके संबंधित प्रश्न लगा रहे थे। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में जो आपके मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला चले गए थे कर्नाटक में, और वहीं उनका क्या होता है, महापरिनिर्वाण होता है। ठीक है। तो वो कौन हो गए आपके, सही उत्तर क्या हो गया ए। अगला है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इस चीज़ को तो हमने अभी डिस्कस किया। फिर है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे प्रश्न अभी हाल के वर्षों में MPPSC के पैटर्न में देखने को मिले हैं। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता था, पण बोला जाता था। अच्छे से याद रखिए, क्या बोलते थे, पण बोला जाता है। ठीक है। फिर है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। प्रश्न क्या है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो इनमें से कौन नहीं था, अजातशत्रु। इनमें से कौन नहीं था, अजातशत्रु। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक, तो ये तीनों एक ही वंश के हो गए। अजातशत्रु क्या हो गया, आपके हर्यक वंश का शासक हो गया। ठीक है। अजातशत्रु किस वंश का शासक हो गया, हर्यक वंश का। अजातशत्रु के पिता कौन थे, बिंबिसार थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके क्या किया था, शासनारोहण किया था। इसी कारण अजातशत्रु को और पूरे हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, उसका पुत्र कुणाल, उसका पुत्र कुणाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखन किसने किया था। तो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, नाटक जो है, उसका लेखक कौन है, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस कब लिखा गया, गुप्त काल में। मुद्रा राक्षस कब लिखा गया, गुप्त काल में, पर उसमें जो जानकारी है वो कब की है, मौर्य काल की। ठीक है। अगला है विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। आ ही गया कि उसमें जानकारी किस चीज़ की है। तो मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है, मुद्रा राक्षस की में जो जानकारी दी हुई है, वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में क्या बताया गया है, जानकारी दी गई। ठीक है। तो आपको पूरा वो मौर्य वंश से संबंधित है। अगला है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। तो मालवा हो गया आपका, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये पहली बार किसने जीते थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। अगला है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविम आधार पर राजवंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो देखो, जब क्या होता है, आपका कलिंग का युद्ध होता है। कलिंग के युद्ध के पश्चात जब हृदय परिवर्तन होता है, अशोक सम्राट बनता है, तो अशोक द्वारा क्या किया जाता है, एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाती है जिसका मूल आधार क्या था आपका, वहाँ पर सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ऐसे मूल्यों को उसने अपने राज्य का आधार बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो देखो, आपके अशोक के शिलालेख गिरनार में भी मिलेंगे, कंधार में भी मिलेंगे और टोपरा में भी मिलेंगे। अशोक के शिलालेख बस अशोक की राजधानी में नहीं मिलेंगे, वो क्या है, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र का लेखक। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, पहले तो आपको ये पता है अच्छे से कि आचार्य चाणक्य थे। अब वो किसके समकालीन थे। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनको तो पहले हटा ही दीजिए। क्यों, क्योंकि ये गुप्त वंशी शासक हैं।
और गुप्त वंश और मौर्य वंश के बीच में लगभग 600 साल का अंतर है। 600 से लेकर के 650 साल का अंतर। तो ये दो ऑप्शन हट गए। फिर बचते हैं अशोक और चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त संस्थापक थे मौर्य वंश के, जिसमें सहायता किसने करी थी स्थापना में? आचार्य चाणक्य ने करी थी। जबकि चंद्रगुप्त के बाद गद्दी में कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद गद्दी में कौन आता है? अशोक। ठीक है, तो यहाँ पे किसके समकालीन हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र का लेखक? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, अगला वंश है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो देखो, नंद वंश था। नंद वंश में आखिरी जो शासक होता है, नंद वंश की जो स्थापना करेगा वो कौन था आपका? महापद्मनंद। ठीक है, जिसको एकराट बोला जाता है। उसका उपनाम क्या था? एक एकराट था। ठीक है, और उसके बाद उसमें गद्दी में कौन बैठता है? धनानंद बैठता है। ये वही धनानंद है जिसके टाइम पर सिकंदर क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसी धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त क्या करेगा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है? नंद वंश के पश्चात कौन कौन आएगा मगध की गद्दी पर? तो मौर्य वंश आएगा। ठीक है, अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का था वो क्या था आपका? तक्षशिला। आचार्य चाणक्य क्या थे? वहीं शिक्षा प्राप्त किए थे। आचार्य चाणक्य वहीं शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वहीं पे क्या करते थे? अध्यापन भी करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तक्षशिला, जो आज की तारीख में कहाँ है? पाकिस्तान में, पेशावर में है। ठीक है, अगला है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज क्या था? एक ग्रीक इतिहासकार था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया ये इतिहासकार, ग्रीक इतिहासकार, भारत की परिस्थितियों को अपने नज़रिए से समझ करके एक पुस्तक में क्या करता है? लिखता है। उस पुस्तक को नाम दिया जाता है इंडिका। इस पुस्तक का एक जो मेन फीचर बताया उसने, हमारे यहाँ के जो समाज था, हमारे यहाँ का समाज उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4 वर्णों में बटा हुआ था। किस आधार पर? कर्म के आधार पर, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर इसने अपनी पुस्तिका में, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ है। भारतीय समाज उसने क्या बताया? 7 वर्गों में बटा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन विशेष रूप से आपको कहाँ मिलेगा? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में मिलेगा। किसमें? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में। ठीक है, अगला प्रश्न है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये जो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन बताया गया है वो आपका क्या है? इंडिका है। इंडिका में बाकायदा बताया गया है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन को मैनेज करने के लिए 5 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। उन सभी समितियों के अलग अलग कार्य होते थे। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के प्रशासन उन्होंने बताया, जैसे सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या बताया हुआ है इंडिका में, कि जैसे सुरक्षा के लिए अलग अलग जो होते थे सैन्य अधिकारी, उसके अलावा आपका जो वो होता था अशोक के जो होते थे अंगरक्षक, उनमें महिलाएं शामिल रहती थीं। ये सभी जो डिटेल्स हैं आपके इंडिका में दर्ज हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त करी थी? तो इनमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त करी? तो आपके चंद्रगुप्त हैं। अगला आता है प्रश्न आपका, दक्कन आपको पता ही है कहाँ का रीजन? कर्नाटक और यहाँ तमाम का रीजन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसका, उस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का जो इकोनॉमिक्स होती है उससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर किस चीज से संबंध है? तो उसका राजनीति से संबंध है, राजनीतिक रणनीतियों से संबंध है, राजनीतिक नीतियों से संबंध है। शासन कैसे चलाया जाना चाहिए, कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन चीज़ों से संबंध है उसका। ठीक है,
तो ये क्या हो गया आपका राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान का क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। कौन सा? कंधार का रीजन। बिहार का तो राजधानी ही थी बिहार के पाटलिपुत्र में। कलिंग तो उसने जीता ही था। तो श्रीलंका बस क्या था, उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसी कारण अशोक को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजना पड़ा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने बनाया, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। तो देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 4वीं शताब्दी में आता है, कनिष्क 1ली शताब्दी में आता है। इन दोनों कोई संबंध ही नहीं है। फिर अशोक महान और चंद्रगुप्त मौर्य, तो अशोक महान के पहले से ही पाटलिपुत्र क्या चली आ रही थी, राजधानी चल रही थी। हमने पढ़ा हुआ है कि पहली बार पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था। हम ओवरऑल बात करें अगर, तो इस चीज़ को हमने, इसका प्रश्न हमने लगाया हुआ है कहाँ पर आपका, पहले कि उदयन जो था, ठीक है, कौन? उदयन, उसने सबसे पहले बनाया था। उदयन कौन था आपका? हर्यक वंश का शासक था, ठीक है, तो उसने उसको राजधानी बनाया था। और अगर मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही बनाई थी, क्योंकि नंद वंश की राजधानी भी वही थी और उसके पहले के वंशों की भी राजधानी वही थी। अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना हुआ था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना हुआ था, इस बारे में भी जानकारी आपके कहाँ लिखी हुई है, इंडिका में ही लिखी हुई है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, और उसने बताया हुआ है, इंडिका में वर्णन करते हुए मेगास्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र के विशाल भवन लकड़ियों के बने हुए हैं। ठीक है, किसके बने हुए हैं? लकड़ियों के। फिर है बाराबार या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। अब देखो, इस प्रश्न को हमने पहले भी लगाया हुआ है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना के संबंध में हमने जो प्रश्न लगाया हुआ है उसका उत्तर हमको क्या पता था, मखलीपुत्र गोसल। ये प्रश्न हमने पहले लगाया था। अब हमारे पास प्रश्न आए हैं कि जो मखलीपुत्र गोसल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय था उससे संबंधित गुफाएं कौन सी, तो 12 बार की गुफाएं हैं। ठीक है, 12 बार की गुफाएं कहाँ? बिहार में है, जो किसको समर्पित हैं? आजीवक संप्रदाय को समर्पित हैं। आजीवक संप्रदाय का जो सबसे बड़ा फॉलोअर हुआ वो कौन हुआ है? बिंदुसार, अशोक का पिता। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो आपका जो रुद्रदमन का, आपका जो रुद्रदमन का शक छत्र जो शासक हुआ आपका रुद्रदमन, उसका जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो शासन था वो पश्चिम भारत तक क्या था? विस्तृत था। ठीक है, अगला है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भब्रू स्तंभ, भब्रू स्तंभ एकमात्र स्तंभ है, पिलर लेख है, जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया हुआ है? मगध का सम्राट। अगला प्रश्न है आपका, मैच द फॉलोइंग में पहली सूची और दूसरी सूची को मिलाइए। एक तरफ आपके शासक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको वहाँ पे उनका दूसरा नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्या है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकटस नाम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार है, तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। सेंड्रोकटस जो है और अमित्रघात जो है ये यूनानी नाम थे, यूनानी इतिहासकारों द्वारा दिए गए नाम थे। अशोक को किस नाम से जाना जाता था आपके, तो पियदस्सी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके अलावा चाणक्य को का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त, ये आपको पहले से पता है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएं तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे साम्राज्य का उद्देश्य इतना है कि समस्त भारत का क्या करना? राजनीतिक एकीकरण करना। तो आचार्य चाणक्य के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारतवर्षों के छोटे छोटे उनको राजवंशों को मिला करके एक एकीकृत भारत का निर्माण करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है। तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ है? आपके कालसी में है। कहाँ है? कालसी में। अगला प्रश्न है केदारनाथ में
अच्छा सॉरी, हाँ, अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सामान्य प्रश्न है, आपको पता है अशोक ने बनवाया था। ठीक है। फिर है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए उनको पहला व्यक्ति कौन था जिसने डिसाइफर किया। डिसाइफर किया मतलब उनको पढ़ा, उसमें लिखी हुई जानकारियों को डिकोड किया, प्राकृत भाषा को कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, वो कौन था। उस समय का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेड था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, उसने ये काम किया था 19वीं शताब्दी में। अगला है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है। तो कलिंग युद्ध का विजय और आपका क्षत्रियों का उन सबका वर्णन, इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 13वें अभिलेख में किया गया है। 13th शिलालेख में, 13th पिलर एडिक्ट में किया गया है। ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो प्रसिद्ध यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एक और प्रश्न उठेगा फिर किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। फिर एक और प्रश्न उठेगा कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर यहाँ पर सिर्फ सिकंदर का प्रतिनिधि था। सिकंदर यहाँ पे जो भी क्षेत्र जीत कर के गया था, झेलम के उस पार के जितने भी क्षेत्र उसने जीते थे, उस क्षेत्र का क्या था यहाँ पे, वो सिर्फ संरक्षक मात्र था। ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। अगला प्रश्न सेल्यूकस संबंधित ही आ गया हमारा। तो उसने सेल्यूकस को कब 305 ईसा पूर्व में ही क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो इनमें से कौन सा राजा है जो प्रायः जनता के संपर्क में बना ही रहता था। तो वो कौन है आपका अशोक। खास करके कलिंग युद्ध के पश्चात ऐसा होना चालू हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात को देखते हुए युद्ध नीति को त्याग दिया, धम्म नीति को अपना लिया, हिंदू धर्म को त्याग दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो आपको किस में मिलेंगे, प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है या व्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है। व्रसल का मतलब क्या होता है, निम्न कुलीन, निम्न कुलीन। तो ऐसा किसमें बोला गया है, मुद्रा राक्षस में, जो कि विशाख दत्त ने लिखा है, गुप्त काल में लिखा गया है इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है ऑप्शन यहाँ पे कि संस्कृति कला व साहित्य। दूसरा ऑप्शन क्या है सोने के सिक्के। तीसरा ऑप्शन क्या है प्रांतीय विभाजन। चौथा ऑप्शन क्या है हिंदू कुश तक साम्राज्य। पहला ऑप्शन क्या है संस्कृति कला और साहित्य। इस संस्कृति कला और साहित्य पे सभी मौर्य शासकों ने क्या लिया, इंटरेस्ट दिखाया। फिर है सोने के सिक्के, नहीं, सोने के सिक्के कब से आना चालू होंगे, आपके कुषाणों आदि के टाइम से आना चालू होते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय विभाजन, हाँ, पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। पूरा साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, एक प्राची वाला राज्य है ना, तो इस प्रकार से उनको बांटा गया था। और चौथा ऑप्शन है कि हिंदू कुश तक साम्राज्य था। हाँ, हिंदू कुश तक उनका साम्राज्य विस्तृत था, क्योंकि वो कहाँ तक विस्तृत थे, अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। और हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जो हैं अफगानिस्तान में आती हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से जाएं तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है असर्सन और रीजनिंग वाला। तो कथन दिया गया है एक कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, जबकि वहीं पे उसका रीजनिंग दे रहे हैं कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखो 13th रॉक पिलर एडिक्ट के हिसाब से अगर हम जाएं तो अशोक ने कलिंग पर क्या किया, आक्रमण करके उसको जीत लिया और उसको क्या किया, मौर्य साम्राज्य के उसमें क्षेत्र में मिला लिया था। तो ये पहला पॉइंट तो सही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि क्यों मिलाया, क्योंकि व्यापार आदि को नियंत्रित कर रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। कलिंग उड़ीसा किसको करता था, समुद्री व्यापार को नियंत्रित करता था। अगला प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख
संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं। तो संगम राज्यों की जानकारी जिनसे मिलती है उसमें दो ही अभिलेख हैं, दूसरा और 13वां अभिलेख। कौन सा? दूसरा और 13वां अभिलेख उसमें शामिल है। अगला है आपका प्रश्न कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, जबकि उसका रीजनिंग दे रहे हैं कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल क्या है, सही हैं, और दूसरा कथन पहले कथन की बिल्कुल व्याख्या करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया गया है? देखो, अधिकांश राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं देव नाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। अशोक कहाँ मिलता है? आपके मस्की में। ठीक है, अशोक कहाँ मिलता है? आपके मस्की शिलालेख में उसका नाम अशोक दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? प्रस्तर मतलब क्या होता है? पत्थर, रॉक, है ना। तो जो उसके रॉक एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन बोलता है कि इन पर बढ़िया पॉलिश है। दूसरा बोलता है कि ये अखंड हैं। ठीक है। तीसरा बोलता है, अखंड मतलब कि हटाए नहीं जा सकते, फिक्स्ड हैं वो। तीसरा कि स्तंभों का शाफ्ट क्या है? सुंडाकार है। और चौथा बोलता है कि स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो सही कथन क्या हो जाएगा कि आपका कि स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं ये। ठीक है। एग्जैक्टली बात क्या है कि स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, पर यहाँ पे दे रखा है कि भाग है, इसलिए क्या हो जाता है हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी? ये तो आपको पहले से पता होगा कि श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आता है, जैसे हमने अभी पीछे लगाया था कि जो मौर्य वंश है वो किस में बटा हुआ था? प्रांतीय क्षेत्रों में बटा हुआ था, प्रांतीय सरकारों में। तो यहाँ पे प्रांत आ जाते हैं, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती और प्राची। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है? उनकी राजधानियाँ हैं। तो जो उत्तरापथ है उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। जो दक्षिणापथ है उसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णशिरी। जो अवंती, सुवर्णशिरी कहाँ? उड़ीसा में। जो अवंती था उसकी राजधानी क्या थी? आपको पता ही होगा, उज्जैनी। और प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। तो इसके हिसाब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र में किया गया है। अगला है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर, ठीक है, चौथे वर्ष में किससे दीक्षा ली थी? उपगुप्त से दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में, राज्याभिषेक हो गया उसके बाद चौथे वर्ष में उसने निग्रोध से प्रभावित होकर के उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करी थी। ठीक है। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है? तो ये अगेन पॉलीब्रोथा क्या है? एक यूनानी नाम है, किसके लिए? पाटलिपुत्र के लिए, जिसको मेगास्थनीज ने प्रयोग किया है। अगला है, मौर्य काल में अग्रनोमाई किसे कहा गया है? तो मौर्य काल में अग्रनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी। अगला है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। और गूढ़ पुरुष मौर्य काल में दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से? एक संचारा, एक स्थाई। संचारा जो क्या करते थे? अलग अलग स्थानों पर जा करके गुप्तचरी का काम करते थे। और स्थाई जो एक ही स्थान पर रह करके क्या करते थे? गुप्तचरी का काम करते थे। ठीक है। फिर है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश करी थी? तो किसने अपने स्वयं को आदर्श, अशोक का आदर्श मान के काम करना चालू किया? श्रीलंकाई शासक तिस्स ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन धर्म से चंद्रगुप्त मौर्य के आपके उसमें जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आपका परिशिष्ट पर्वन है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको याद रखना है कि किस ग्रंथ से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। और दूसरा कि अगर आपको अलग से पूछ लिया कि परिशिष्ट पर्वन
किस ग्रंथ से जो परिशिष्ट प्रवर्तन जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है। 2019 के प्री में आयोग ने पूछा हुआ है कि कालिका पुराण का संबंध किस धर्म से है, तो ये भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्वन का संबंध किससे, आपके जैन धर्म से। फिर है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष या फिस्कल ईयर प्रारंभ होता था। तो मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष है, जैसे आज की तारीख में हमारा जो राजकोषीय वर्ष है वो कब चालू होता है, आपका अप्रैल माह से चालू होकर के मार्च माह तक चलता है। वैसे ही मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब से चालू होता था, आषाढ़ से चालू होता था, जिसको जुलाई कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो चोल थे उनका उल्लेख किया गया, हमने संगमों के बारे में देखा हुआ है तो उनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपका पांड्या का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आपका सतीय पुत्र का उल्लेख किया गया है और विष्णुकुंड का उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन चोला, पांड्या, सतीय पुत्र और विष्णुकुंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो अशोक के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो सबसे अच्छा स्रोत क्या है, उसी के द्वारा बनवाए हुए उसके खुद के शिलालेख। ठीक है, अगला है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। तो अशोक के काल में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि को प्रवर्तित किया गया था, तो वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है आपकी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है, हमको बस ये पता करना है। तो चूंकि हमको पता है कि मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक विस्तृत था उस समय, तो उसके अभिलेख कहाँ मिलेंगे आपको, अफगानिस्तान में भी मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ। एकास्म मतलब क्या होता है, एक ही पत्थर से बनाया हुआ। एकास्म मतलब क्या होता है, एक ही पत्थर से बनाया हुआ, है ना। तो क्या हुआ, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकस्म के एकल टुकड़ों से तच्छित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला जाता था। ठीक है, तो उनको मिर्ज़ापुर की चुनार की खदानें जो हैं, मिर्ज़ापुर के पास एक क्या है, खदान है चुनार नाम की जगह पर। ठीक है, तो वहाँ से उन पत्थरों को निकाल करके उन पे क्या किया जाता था, तराशी की जाती थी, नक्काशी की जाती थी, शिलालेख बनाए जाते थे। ठीक है, अगला है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है। भारतीय लोगों को लिखने की कला नहीं आती, ऐसा किसने बोला था, तो कौन था, मेगास्थनीज। कहाँ बोला, इंडिका में। फिर है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग करी थी। तो जो बिंदुसार था, अशोक का पिता, चंद्रगुप्त का बेटा, उसने एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ें मांगी थी और 2 चीज़ें मिल गई थी। कौन सी, अंजीर और शराब उसने भिजवा दी थी, दार्शनिक नहीं भिजवाया था उसने, है ना। फिर है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। फिर है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो अशोक को 2 प्रांतों में भेजा जाता गया था। एक बार तक्षशिला में भेजा गया था विद्रोह को कुचलने के लिए और उसने सफलता प्राप्त करी थी, और एक बार उसको उज्जैन भेजा गया था गवर्नर बना करके, 12 साल तक यहाँ पे वो रहा था। ठीक है, तो कहाँ था, उज्जैन में था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई। अगला है आपका प्रश्न कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा करी कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ऐसा उसने प्रथम कलिंग शिलालेख में किया था। ऑप्शन ए, प्रथम कलिंग शिलालेख में उसने क्या बोला कि समस्त प्रजा मेरी अपनी स्वयं संतान है। ठीक है, फिर है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है। तो इसमें कलिंग का जो पृथक शिलालेख है उसमें की गई घोषणा के अनुसार क्या है, अशोक आंतरिक दुख से क्या था, क्षुब्ध था। फिर है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्म्य मतलब कि मंत्री लोग जो हैं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
मतलब मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, सार्वजनिक कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए मुझे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। ऐसा उसने अपने 6वें शिलालेख में बोला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ठीक है, तो अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो आपको घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रादेशिक, राजूक और युक्तक, ये सही क्रम हो जाएगा। फिर है आपका विष्टि है, तो विष्टि क्या होती है, विष्टि का मतलब क्या होता है, बेगारी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो देखो, मौर्य काल में जो भूमि होती थी उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता था। कौन कौन सी? सीता भूमि और सीरा भूमि। तो सीता भूमि क्या होती थी, वो भूमि जो राजकीय क्या होती थी, नियंत्रण में होती थी, सरकार के या शासन के नियंत्रण में होती थी, तो वो सीता भूमि कहलाती थी। और सीरा भूमि क्या होती थी, जो जनता के नियंत्रण में होती थी, लोगों के पास होती थी, उसको क्या बोलते थे हम, सीरा भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना वो क्या है आपका, स्तंभ है। फिर है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से जो अभिलेख मिले हैं उनसे जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में जब भी अकाल सूखा पड़ता था तो शासन द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, मतलब ऑप्शन ए और बी को भेजा था। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक ने मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है तथा शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में ही है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो आपको ब्राह्मी लिपि में भी मिलेंगे, खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ से जो अभिलेख मिले आपको मनसेहरा और आपका शहबाजगढ़ी, वहाँ पे क्या है, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई मतलब ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकुना या कंधार से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में क्या है, विभक्त है? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 15 अधिकरणों में। ठीक है, अगला है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है? तो अर्थशास्त्र में जो सप्तांगों का वर्णन किया गया है उसमें आपका राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, 4 ये सप्तांग आते हैं। ठीक है, अगला है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन एक राजा हुआ तुर्मय, वो मिस्र का राजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस यूनानी किंग भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख तो देवनाम प्रियदर्शी किया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे, पूरे आपके मौर्य काल से संबंधित 92-91 प्रश्न थे जो आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा जिसमें हम आपका उत्तर मौर्य काल जो है या पूर्व गुप्त काल के पहले का जो काल है उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।